Okay. ल गुड मर्निङ अगेन एभ्रिवान। हामीले हामीले हिजोको डिस्कसन्समा फरवर्ड ब्याकवर्ड दुवै मेथड हेऱ्यौँ। त्यसमा पनि हामीले त्यो पनि हेऱ्यौँ जहाँ क्याल्कुलेसन गर्नको लागि इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सनको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरिन्छ। एट द सेम टाइम अर्को त्यो पनि मेथड हेऱ्यौँ जहाँ हामीले त्यही क्याल्कुलेसनलाई सजिलो बनाउनको लागि इन्ट्रेस्टलाई पनि प्रोडक्टमा कन्भर्ट गरेर त्यसपछि सिम्प्लिफाई गरेर इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ने। त्यो भनेको सिम्प्लिफिकेसन मात्रै थियो। हाउएभर अब्जेक्टिभ के थियो, हामीले इन्ट्रेस्ट कति लिनुपर्छ या दिनुपर्छ त्यसको हिसाबले जाने। जस्ट टु गिभ रिक्याप टु इट, फरवर्ड मेथडमा हामीले चाहे इन्ट्रेस्ट कलम होस् या प्रोडक्ट कलम होस् त्यसको ब्यालेन्सिङ गर्दाखेरि जुतातिर हाम्रो ब्यालेन्स आइरहेको छ त्यसको अपोजिट साइडमा इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्यो। जबकि पोक मेथडमा हामीले सिंगल पहिला अमाउन्टको ब्यालेन्स गरेर हेर्दा जतातिर अमाउन्टको ब्यालेन्स थप्नु परिरहेछ त्यहीतिर हामीले पुरै ड्युरेसनको त्यो ब्यालेन्सको प्रोडक्ट अप्लाई गरिदियौँ, जसले गर्दाखेरि अब आएर प्रोडक्ट या इन्ट्रेस्ट कलमको जुन ब्यालेन्स आयो त्यो ब्यालेन्स जतातिर आउँछ त्यसै त्यही साइडमा गएर इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने भन्ने कुरा हामीले लास्ट क्लासमा कन्क्लुड गर्यौँ। एउटा थर्ड सिचुएसन छ या थर्ड मेथड छ जहाँ नर्मली प्रवीणले चाहिँ एउटा क्वेसन रेज गरेको छ, ब्याकवर्ड काउन्ट गर्दा दुवै डे इन्क्लुड गर्नुपर्छ, बट वाइ है। याद होला मैले भनिरहेको थिएँ कि हाम्रो डेज काउन्टिङमा मानौ यो डेट ड्यू डेट छ कुनै ट्रान्जेक्सनको र यो मेरो पिरियडको एन्ड डेट छ है। सो मेरो लागि यो डेटबाट डेज काउन्ट गर्दा मैले यो डेटलाई इन्क्लुड गर्दिनँ र त्यसको मतलब म पुरै ड्युरेसनको डेजबाट यदि मैले यो पोर्सनलाई हटाउनु पर्ने छ भने यो दिन पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ नि, यो हट्छ। तपाईले यहाँदेखि म एक्जाम्पलको लागि मानौ यो 1 जनवरी छ भने हामी 2 जनवरीदेखि डेज काउन्ट गर्छौँ, सुरुवात गर्छौँ। 2 जनवरीलाई इन्क्लुड गरेर फर्स्ट त इन्क्लुड हुँदैन। अब जब तपाईले पुरै ड्युरेसनको डेज काउन्ट गर्नु भएको छ भने यो 1 जनवरीलाई एक्सक्लुड गर्नको लागि त एक्सक्लुजनमा त्यसलाई इन्क्लुड गर्नु पर्यो नि, त्यसैले 1 जनवरी पनि इन्क्लुड हुन्छ। अर्को कुरा, हामीले डेज काउन्ट गर्दाखेरि व्हाइल काउन्टिङ द डेज तपाईले स्टार्टको डेटलाई इन्क्लुड गर्नु भएको छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डेट काउन्ट गर्ने बेलामा यो दिनलाई पनि इन्क्लुड गर्नु भएको छ भने यसको मतलब मेरो ड्युरेसन त 2 जनवरीदेखि सुरु हुनु पर्थ्यो। मैले यसलाई पनि इन्क्लुड गरेर एउटा ड्युरेसन निकाल्छु अनि टोटल ड्युरेसनबाट यसलाई माइनस गर्छु भने अनि मात्रै मैले 2 जनवरीमा डेट पाउँछु नि। त्यसै कारणले दुवैलाई इन्क्लुड गरेर ब्याकवर्डमा डेज काउन्ट गरिन्छ। अब तपाईले डेज काउन्टिङ यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डेज काउन्टिङमा यो डेटलाई यदि इन्क्लुड गर्नु भएको छैन भने त्यो केसमा मेरो टोटलमा जब यो चीज इन्क्लुडेड छैन भने यसलाई फेरि एक्सक्लुड गर्नमा पनि नगर्ने। सीधी सी बात है ना, राम श्याम हरि मोहन 4 लोगों का अगर वेट जितना है वो वेट का हमने टोटल किया है। अब उसमें से अगर राम का और श्याम का मुझे हटा के सिर्फ इन दोनों का निकालना है, हम क्या करेंगे, राम और श्याम का टोटल करेंगे और इस टोटल में से राम श्याम का टोटल माइनस कर देंगे। सीधी सी बात वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है ना। आप यहाँ से लेके यहाँ तक के ड्यूरेशन में अगर इस डेट को भी इंक्लूड किए, वो कब करते हैं नॉर्मली अगर ओपनिंग बैलेंस से जो करा होता है, तो अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है, रादर ओपनिंग बैलेंस की जगह पे कोई फर्स्ट ट्रांजेक्शन का है, तो उस केस में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उस डेट को नहीं काउंट करके आगे बढ़ते हैं। तो उस सिचुएशन में सिर्फ टोटल में यहाँ से यहाँ तक में अगर ये डेट काउंटेड नहीं है तो नेक्स्ट टाइम रिमूवल में भी आप उसको बैकवर्ड कैलकुलेशन में इसको काउंट नहीं कीजिएगा। याद करो मैं इतना तक बोला था कि अगर आप टोटल काउंटिंग में कौन से ड्यूरेशन से स्टार्ट करते हैं, ये तो छोड़िए, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप, अगर स्टार्ट डेट इसको मानते हैं और उसमें इस दिन पर्टिकुलर डेट को भी इंक्लूड करके अगर टोटल ड्यूरेशन काउंट किए हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको रिमूवल के लिए यहाँ से यहाँ तक का काउंट करना पड़ेगा। अब कहां से शुरू करते उस पर डिपेंड करेगा। होप आई एम क्लियर भाव भाई प्रवीण शाह। अब हामी चाहिँ एउटा थर्ड भनेको मेथड भन्दा त्यो डिफरेन्ट सिचुएसन्समा नर्मली मान्छेले लेजर मेन्टेन गर्दाखेरि जसरी ब्याङ्कहरुले पासबुक मेन्टेन गरे हुन्छ नि, त्यही अनुसार यदि उले लेजर मेन्टेन गरेको छ भने पासबुक मैले हिजो भन्न खोजिरहेको थिएँ कि नर्मली पासबुकमा
नर्मली पासबुक बनाउँदाखेरि उनीहरूले टी फर्मेटमा नबनाएर नर्मल एउटा स्टेटमेन्ट बनाउँछ, डेट, पर्टिकुलर्स, कहिलेकाहीँ त्यसले भ्यालु डेट पनि हाल्छ, कहिलेकाहीँ ट्रान्जेक्सन आज भयो तर त्यसको रिफरेन्स नेक्स्ट डेटमा हालिदिन्छ। कतिपयले हेर्नु भएको छ कि छैन हैन, विथड्रल्स, डिपोजिट र ब्यालेन्स। सो डेट यो भनेको ट्रान्जेक्सन डेट है, पर्टिकुलर्स, त्यसपछि यो भ्याल्यु डेट, मतलब उसको स्टेटमेन्टमा कुन डेटमा आएर यसको भ्यालेन्स रिफ्लेक्ट भइरहेछ, कुन डेटदेखि यसको इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्ने, जुन तपाईँले ड्यू डेट भन्नुहुन्छ त्यस्तै उनीहरूले भ्यालु डेट राख्छ। त्यसपछि विथड्रल्स, डिपोजिट्स एन्ड देन ब्यालेन्स है। अब के रुपिज छ त्यो रुपिज वाइज नर्मली पासबुकहरुमा यदि हेर्नुहुन्छ भने यही अनुसारको स्टेटमेन्ट बनाएको हुन्छ। अब हाम्रो हरेक ट्रान्जेक्सन पछि यो ब्यालेन्स अपडेट भइरहेछ, हरेक ट्रान्जेक्सन पछि ब्यालेन्स अपडेट भइरहेछ। नर्मली बैंकहरुले इन्ट्रेस्टको क्यालकुलेसन गर्न बैंकहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ नि, फटाफट तपाईं हेर्नुहुन्छ एभ्री नाइटमा क्वार्टरली यदि इन्ट्रेस्ट दिइरहेछ भने क्वार्टर एन्डमा मिड नाइटमा गएर अटोमेटिक सफ्टवेयरले इन्ट्रेस्ट चार्ज गरिदिन्छ, किनकि त्यो प्रोग्राममा लजिक होला नि, लजिकको बेसिसमा इन्ट्रेस्ट चार्ज होला। अब यो मेरो ब्यालेन्स कति दिनसम्म थियो, अर्को ब्यालेन्स कति दिनसम्म थियो, अर्को ब्यालेन्स कति दिनसम्म थियो, त्यसको बेसिसमा यो जान्छ हैन। नर्मली सेभिङ एकाउन्टको स्टेटमेन्ट छ भने यो जहिले पनि पोजिटिभ ब्यालेन्स नै रहन्छ हैन। तर मानौ यही ओभरड्राफ्टको छ भने, ओभरड्राफ्ट भन्ने एकाउन्टको छ भने कुनै बेलामा प्लस होला, कुनै बेलामा बढी विथड्रल भएको छ भने माइनसमा पनि कन्भर्ट हुन सक्छ। प्लस छ भने ओभरड्राफ्टमा नर्मली यदि सेभिङ र ओभरड्राफ्टलाई हामीले रिलेट गरिदिएको छौँ र बैंकले हामीलाई सेभिङ, मेरो सेभिङको पोजिटिभ ब्यालेन्समा इन्ट्रेस्ट दिन्छ, ओभरड्राफ्टमा मसँग इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ। मानौ थ्योरेटिकली हुन त सेभिङमा पाउने इन्ट्रेस्ट र ओभरड्राफ्टमा उनले हामीसँग लिने इन्ट्रेस्टको रेट चाहिँ फरक हुन्छ। तर थ्योरेटिकली एकछिनको लागि मानौ कि दुवै केसमा रेट सेम छ भने त्यो सिचुएसनमा हामीले कसरी इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्ने। र अर्को कुरा, मानौ यदि नर्मल बिजनेसमै हैन लेजर बनाउँदाखेरि हामी टी फर्मेट युज नगरेर यही फर्मेटमा यदि स्टेटमेन्ट बनायो भने त्यो बेलामा कसरी इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब यो किसी का आवाज बैकग्राउंड में आ रहा है, कोई हमसे कुछ पूछना चाहता है या बताना चाहता है? हाँ चलो जी, थर्ड कौन से पेज पे भाई, तुम लोग कुछ हेल्प करो मुझे। अरे गिनती से कितने नंबर, कितने पेज के बाद है? 2 4 6.117 में। चलो तुम नहीं बताओगे तो क्या, हमको पता नहीं चलेगा, खोज लेंगे खुद से। सच में मुझे नहीं दिख रहा भाई, रुको रुको रुको, तुम लोगों ने हेल्प नहीं किया तो मैं खुद खोजेगा। मम्मा किचन में रखा हुआ होगी, मम्मा किचन में रखा हुआ होगी। 6.118 पेज नंबर 12 बोले तो
मिल गया देखो हेर है यसमा क्लियरली माथि लेखेको छ नर्मली प्रिपरेसन अफ अकाउन्ट पेड बाइ मिन्स अफ प्रोडक्ट अफ ब्यालेन्सेस इन केस अफ ब्याङ्क्स है र दिस मेथड अल्सो नोन एज पिरियडिक ब्यालेन्स मेथड बिकज त्यहाँ हरेक ट्रान्जेक्सन पछि ब्यालेन्स अटोमेटिक चेन्ज भइरहेको हुन्छ इट्स युजुअली एडप्टेड बाइ इन द केस अफ ब्याङ्क्स वेयर द ब्यालेन्स अफ अकाउन्ट इज टेकन आउट after every transaction. In this case, the number of days written against each transaction are the days counted from its due date to the due date of the following transaction. जस्तै यसले भन्न खोजेको हामीले यहाँ स्टेटमेन्ट बनायौं मानौ मेरो यो पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन छ र यो ट्रान्जेक्सनको डेट थाहा छ मलाई यो पर्टिकुलर भ्यालु डेट छ र यो डेटबाट यो दिनसम्म मेरो ब्यालेन्स यो थियो अब नेक्स्ट डे मैले कुनै ट्रान्जेक्सन गरेँ चाहे डिपोजिटको या विथड्रलको अब मेरो ब्यालेन्स के भयो यो भइहाल्यो त कहीं न कहीं यो ब्यालेन्सेस कति दिनसम्म रह्यो यहाँदेखि यहाँसम्म हाउ मेनी डेज दिस ब्यालेन्स वाज मेन्टेन्ड the first balance or transaction the balance appearing after the first transaction were maintained for how many days जबसम्म सेकेन्ड ट्रान्जेक्सन भएन तबसम्म मेन्टेन भयो त्यसैले उसले के भन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन ड्युरेसन छ त्यो हामीले काउन्ट गर्छौं के भन्छौं यो ब्यालेन्सेज जुन छ यो ब्यालेन्सेज यति दिनको लागि थियो यहाँदेखि यहाँसम्मको ग्यापको लागि यो ब्यालेन्सेज थियो फ्रम दिस डेट टु दिस डेट दिस मेनी डेज यो ब्यालेन्सेज थियो त्यसपछि यो ब्यालेन्सेज यहाँदेखि यहाँसम्मको डेज मतलब यहाँदेखि यहाँसम्मको डेज काउन्ट गर्छौं त्यति दिन थियो त्यस्तै यो पर्टिकुलर ब्यालेन्सेज जबसम्म नयाँ ब्यालेन्स आएन तबसम्म यो ब्यालेन्सेज थियो हामी यहाँदेखि यहाँसम्मको डेज काउन्ट गर्छौं त्यस्तै लास्टको जुन ब्यालेन्सेज छ हामी स्टेटमेन्ट कहिले बनाउन गइरहेछौं त्यो स्टेटमेन्टको डेटसम्म यो ब्यालेन्सेज मेन्टेन छ यसरी नम्बर अफ डेज हामी रिस्पेक्टिभ ब्यालेन्सेजको लागि असाइन गर्छौं र यो ब्यालेन्सेजको डेजको हिसाबले अब प्रोडक्ट निकाल्दिनुस् र यो प्रोडक्टमा सिधा 1 डे को इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्दिनुस् this way we can calculate interest even if there will be negative balances and theoretically if the positive and negative balances do face same rate of interest then you can do it easily यदि यसै केसमा हैन नेगेटिभ ब्यालेन्सेसमा त ओभरड्राफ्ट रहेछ त्यसमा बढी रेट अफ इन्ट्रेस्ट लगाउने पोजिटिभ ब्यालेन्सेजहरुमा चाहिँ उसको ब्यालेन्सेस कम बैंकमा छ भने उलाई कम रेटमा इन्ट्रेस्ट दिने नर्मली हुन्छ नि यस्तो त्यो केसमा हामी यहाँ जुन प्रोडक्ट निकाल्छौं त्यो प्रोडक्टमा पोजिटिभ वाला प्रोडक्ट छुट्टै टोटल गर्छौं माइनस वाला प्रोडक्ट छुट्टै टोटल गर्छौं पोजिटिभ वाला प्रोडक्टमा रेट अफ इन्ट्रेस्ट फरक छ नेगेटिभ वाला प्रोडक्टमा रेट अफ इन्ट्रेस्ट फरक छ त्यसरी दुवैको इन्ट्रेस्ट निकालेर नेट इन्ट्रेस्ट हामी या त चार्ज गर्नु पर्यो बनाउने भनेको बैंकले हो बैंकले कस्टमरले या त चार्ज गर्नु पर्यो यदि बढी ओभरड्राफ्ट भएको छ भने या बैंकले कस्टमरलाई सेभिङ बढी छ उसको डिपोजिट्स बढी छ भने उलाई इन्ट्रेस्ट प्रोवाइड गर्नु त्यो हिसाबले जानु पर्छ त्यही कुरा मैले चाहिँ तपाईहरु सँगसँगै पढिदिरहेको छु यसमा नथिङ डिफरेन्ट फ्रम व्हाट इट ह्यापन्स इन प्र्याक्टिकलिटी है सो in the case of last transaction the number of days is counted to the close of the period हेर्नुस् यहाँ यही कुरा लेखिरहेको छु त्यो हामीले भन्यौ कि त्यो केसमा लास्ट ट्रान्जेक्सन को केसमा नम्बर अफ डेज चाहिँ कसरी काउन्ट गर्ने द रिस्पेक्टिभ डेटबाट क्लोज अफ द पिरियड सम्मको काउन्ट each amount is multiplied by number of days if the amount represents a debit balance the product is entered in the debit product if represent credit balance if the product is written in the credit column किन because मैले भने नि बैंकले चाहिँ दुवैमा सेम इन्ट्रेस्ट अप्लाई गर्दैन डेबिट ब्यालेन्सेस छ यसको मतलब कस्टमरको पैसा बढी विथड्र भएको कस्टमरले बढी पैसा विथड्र गरेको छ ओडी युटिलाइज गरेको छ भने उसमा रेट अफ इन्ट्रेस्ट फरक र यदि उले आफ्नो पैसा राखेको छ बैंकमा उसको क्रेडिट ब्यालेन्सेसको मतलब कस्टमरको पैसा बैंकमा छ भने त्यस केसमा उले फरक रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिन्छ है यसरी पछि गएर इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्छ अब हेर्नुस् है र सानो इलस्ट्रेसनबाट यसलाई रिलेट गर्ने कोसिस गरौँ इलस्ट्रेसन 8 On 2nd January 2020, Binod opened a current account with the Allahabad Bank Limited and deposited a sum of rupees 30,000. So 2nd January ma 30,000 ko deposit. He further deposited the following amount: 15th January, 12th January, 10th January, 12, 8 र 16,000. His withdrawals were as follows: 15 February, 10 April र त्यसपछि 15 June.
उसले 26,000 30,000 र 14,000 विथड्र गरेको छ। So Binod's account in the ledger of Allahabad Bank, interest is calculated at the rate of 5% on the debit balances and 2% on the credit balances. उसले पैसा जमा गर्दाखेरि उसले जमा गरेको पैसाको ब्यालेन्समा 2% पाउँछ भने अर्कोमा 5% चार्ज गर्छ। अब हामीसँग दुईटा तरिका हुन सक्छ। हामीले चाहिँ डेबिट र क्रेडिटको फरक फरक कलम नबनाएर डेबिट र क्रेडिटको फरक फरक कलम नबनाएर एउटै ब्यालेन्सको कलम बनाउने, तर पोजिटिभ साइन र नेगेटिभ साइनको बेसिसमा हामीले पोजिटिभको टोटल फरक र नेगेटिभको टोटल फरक गर्ने, या हाम्रो ब्यालेन्स नै दुईटा कलम बनाइदिए। यदि डेबिट ब्यालेन्स भइरहेछ भने यो कलममा लेख्ने र क्रेडिट ब्यालेन्स भइरहेछ भने अर्को कलममा लेख्ने। सो डिपोजिट विथड्रल र डिपोजिट त्यसपछि दुईटा कलम भयो। ब्यालेन्स यदि नेट अफ गरेर डेबिट ब्यालेन्स भइरहेछ भने एउटा कलममा राख्नुस्, क्रेडिट भइरहेछ भने अर्को कलममा राख्नुस्, ताकि प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि तपाईलाई सजिलो होस्। कति दिनदेखि कति दिनसम्म डेबिट थियो त्यसको डेबिट प्रोडक्ट, क्रेडिट थियो भने क्रेडिट प्रोडक्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ नि। डेबिटको टोटलहरुलाई अलग रेटले इन्ट्रेस्ट अप्लाई गर्ने, क्रेडिटको लागि अलग रेटले इन्ट्रेस्ट अप्लाई गर्ने। ल त्यस्तो छ भने हामी स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउला त? ल मैले चाहिँ फर्मेट बनाए। अगेन विनोद इज अ कस्टमर and we are preparing this account in the books of bank. So हामीले के लेख्छौं हाई टाइटलमा? विनोद, कहाँ गयो विनोद का स्पेलिङ गडबड हो गयो। विनोद इन account current with Allahabad Bank, है? एउटा डेट, यो भनेको ट्रान्जेक्सनको डेट है। त्यसपछि पर्टिकुलर्स, नर्मली बैंक स्टेटमेन्ट जसरी हुन्छ त्यही फर्मेटमा हुन्छ। यसलाई हामी भ्यालु डेट पनि राख्छौँ। भ्यालु डेट भनेको यो डिपोजिट भएको पैसाको लागि कुन दिन मान्ने त, हैन? या विथड्र गरेको पैसाको कुन डेटदेखि मान्ने। कहिलेकाहीँ चेक एप्लाई हुन्छ तर ब्यालेन्स अपडेट भोलिको डेटमा हुन्छ। नर्मली ट्रान्जेक्सन डेट नै ड्यू डेट रहन्छ या भ्यालु डेट रहन्छ, तर पनि कुनै कुनै केसमा चाहिँ भ्यालु डेट फरक भइहाल्छ। भ्यालु डेट फरक कब कब हुन्छ? मानौ हामीले कसैलाई बाहिर पैसा पठाउनु पर्यो, बाहिर पैसा पठाउँदाखेरि हाम्रो खाताबाट अझै कटिहाल्छ, त्यो पार्टीको खातामा चाहिँ भोलिको दिनमा अप्लाई भइरहन्छ। त्यो केसमा उसले खाताबाट पैसा किन आज काट्दिन्छ, ताकि त्यो पैसा म काटेन भने भोलिको दिनमा जब पार्टीको एमाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गर्ने बेलामा त्योभन्दा पहिला नै तपाईले त्यो पैसा खाइदिनु भयो, निकालिदिनु भयो भने बैंकले त एक्नोलेज गरिसकेको छ कि हो यो पैसा म बाहिर पठाइदिन्छु, खाताबाट पैसै हुँदैन त्यो बीचमा। त्यसलाई इन्स्योर गर्नलाई उसले आजै तपाईको पैसालाई ब्लक गर्छ है। ल त्यसपछि विथड्रल्स, डिपोजिट्स र मेरो ब्यालेन्स के छ त्यो म ब्यालेन्स लेख्छु। र यो मेरो ब्यालेन्स जुन छ नि त्यो ब्यालेन्स नर्मली डिपोजिटलाई, विथड्रललाई डेबिट र डिपोजिट्सलाई क्रेडिट। वाइ? बिकज यो कसले बनाइरहेछ? बैंकले बनाइरहेछ। र बैंकले कसको खाता बनाइरहेछ? कस्टमरको खाता बनाइरहेछ। तो बैंकले कस्टमरको खाता बनाउँदाखेरि यदि पैसा डिपोजिट भयो भने बैंकले त कस्टमरलाई क्रेडिट गर्छ नि, पैसा रिसिभ गरे जस्तै ट्रिट गर्छ। र ब्यालेन्स के छ त त्यसको इन्डिकेटर लेखिन्छ। यो मेरो ब्यालेन्स जुन छ नि त्यो डेबिट छ कि क्रेडिट छ त्यो हामीले यहाँ इन्डिकेटर लेखिन्छ, ताकि यो ब्यालेन्स डेबिट छ भने यहाँ प्रोडक्टमा डेज काउन्ट गरौँला हामीले, र डेज काउन्ट गरेर डेजको प्रोडक्ट निकाल्ने बेलामा यदि डेबिट छ भने डेबिट प्रोडक्ट भनेर कलममा ट्रान्सफर गरौँला, क्रेडिट छ भने क्रेडिट प्रोडक्टमा ट्रान्सफर गरौँला। यहाँ तुम भाग रहा है इधर, बच्चे भागते हैं क्लास छोड़ के, तुम भी भाग रहा है। सो डेबिट प्रोडक्ट र क्रेडिट यसरी गरेर किन फरक फरक गर्यो? ब्यालेन्स एउटै नेचरको भएको भए र त्यस केसमा हामीलाई समस्या हुन्थेन। हामी एउटै प्रोडक्टको कलम बनाएर पनि काम गर्न सक्छौँ। यहाँ दुवै केसमा डेबिट ब्यालेन्स होस् या क्रेडिट ब्यालेन्स हो, हरेक केसमा यदि हामीले सेम रेट अफ इन्ट्रेस्ट एप्लाई गरेको भए पनि एउटै कलम गरिदिन्थे, प्लस माइनस साइन अप्लाई गर्दै पनि हुन्थ्यो है। ल अब यो क्वेसनमा के भनिरहेछ? पहिला चाहिँ
2 जनवरी में उल्ले खाता खोल्यो, खाता खोलेर कति पैसा डिपोजिट गर्यो, कति डिपोजिट गर्यो, कितना रुपया डिपोजिट किया भाई, नहीं बोल रहा तुम लोग। 30,000। कुन दिन में 2 जनवरी। तो उले बैंक ले के गर्छ, बैंक ले क्यास पाउँछ, उले एन्ट्री नर्मली बैंक को पॉइंट उले सोच्नु सुले के एन्ट्री गरे होला, क्याश अकाउंट डेबिट टू विनोद, ये गरे होला कि हैन, त्यही हिसाबले सोच्नुस्। उले बाई क्याश 2 जनवरी डिपोजिट भएको छ 30,000, यो डेटमा ब्यालेन्स कति रहन्छ, 30,000 नै रहन्छ। यो कुन ब्यालेन्स रहन्छ, क्रेडिट ब्यालेन्स। यसरी सोचौं। अब नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन कहिले भइराछ, नेक्स्ट डे अफ ट्रांजेक्शन, पूरा डिपॉजिट्स विड्रॉल सभी मिला के देखो तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन से दिन में हो रहा है, 15 जनवरी। फिर डिपॉजिट हो रहा है 12,000, 15 जनवरी अगेन बाय कैश, वैल्यू डेट 15 जनवरी 12,000। अब बैलेंस कति भइहाल्यो 42,000, यो पनि क्रेडिट बैलेंस नै छ। त्यसपछि अर्को ट्रान्जेक्सन कहिले भइराछ, 15 फरवरी में, फरवरी में। हाँ बस वैलेंटाइन डे में बहुत सारा खर्चा किया विनोद ने, अब क्या करना पड़ेगा, पैसा निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ा ना उसने, बहुत सारे खर्च किए तो उसको तो अब निकाल के फिर पेमेंट भी करना पड़ा ना। सो टू कैश कति 15 फरवरी, कति रुपया निकालेको छ 26। बताओ कितना ज्यादा खर्च करता है, कितना बच गया फिर। ये बैलेंस कौन सा, अभी भी क्रेडिट बैलेंस है, नेट में क्रेडिट बैलेंस ही है ना अभी भी। हाँ सर। हाँ, अब उसके बाद कब पैसा डालता है फिर तो वापस, बहुत खर्चा कर लिया, अब तो वापस डालना पड़ा ना बैंक में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हो रहा है, 12 मार्च, 12 मार्च को हो रहा है। फिर से पैसा वो डिपॉजिट कर रहा है 12 मार्च को ही 8,000। 8,000। तो कितना हो गया अभी ये 24,000 क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब करता है, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल। फिर पैसे निकाल लिया, 30,000, कितना पैसा निकाला, 30,000 रुपया। अब बैलेंस कितना हुआ 6,000, लेकिन ये बैलेंस डेबिट बैलेंस हो गया। अब जाके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हो रहा है, 10 में डिपॉजिट 16,000 रुपया। तो अब बैलेंस कितना हुआ 16,000 रुपया डिपॉजिट के 10,000 क्रेडिट। 10,000 क्रेडिट। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हो रहा है 15 जून, 15 जून। फिर से पैसे निकाल रहा है 15 जून को, फिर से 14,000 निकाल रहा है ये। अब बैलेंस कितना रहा इसका 4,000 रुपया डेबिट विड्रॉल। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, डेज काउंटिंग करेंगे। ठीक है, बताओ डेज काउंट करते समय हमने अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि आप उस दिन के डेट से लेके नेक्स्ट फॉलोइंग डेट में कितना दिन होता है वो काउंट करते हो, राइट। अब ये स्टेटमेंट हम कब तक बना रहे हैं, हम लोग ये स्टेटमेंट कब तक बनाए, अप टू कौन से डेट तक बना रहे हैं स्टेटमेंट, 30 जून। 30 जून, 30 जून 2020। so, मेरा लास्ट डेट 30 जून है ना। चलो काउंट करो, पहला 2 जनवरी हुआ, लेकिन ये बैलेंस ज्यादा दिन तक नहीं टिका। 2 जनवरी से शुरू हुआ और ये बैलेंसेस कब जाके एंड हो गया, ये वाला 30,000 का बैलेंस कब जाके एंड हुआ 15 जनवरी में। तो कितने दिन रहा ये, हाउ मेनी डेज इट मेंटेन्ड, this first balance of 30,000 was maintained for how many days, then it got changed। 2 जनवरी से 15 जनवरी कितना दिन होता है 13 डेज। 13 डेज। ऐसे ही 15 जनवरी से 15 फरवरी कितने दिन तक मेंटेन रहा
नहीं बोल रहे तुम लोग, फटाफट बोला ना। 31 हाँ 31। त्यसपछि यो अब 25 15 फेब्रुअरीदेखि 12 मार्चसम्म, तो फरवरी 2020 को 2020 लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर के हिसाब से डेज काउंट करोगे आप लोग। तल 365 डेजै भनेछ सर, 1 इयर इक्वल्स टु 365। मान्नलाई भनेको छ भने त्यो केसमा ठिक छ, यदि त्यसरी नै मान्न भन्दियो भने 28 नै मान्नुस्। तो कति हुन आउँछ? 25 दिन। ओके, अनि त्यसपछि 12 मार्चदेखि 10 अप्रिल 29 त्यसपछि 10 अप्रिलदेखि 10 मई 30 त्यसपछि 10 मईदेखि 15 जुन 36 15 जुनदेखि 30 जुन लास्ट ट्रान्जेक्सनको लागि जुन दिन हामीले स्टेटमेन्ट बनाइरहेको हुन्छौँ त्यो डेटसम्म, यो डेटसम्म कितना हुआ? 15 15 दिन। अब जुन जुन क्रेडिटहरू छ नि त्यसलाई क्रेडिटको टोटलमा राख्ने है। सो हेर्नुस्, यो पहिलो दोस्रो तीन मात्रै दुईटा ट्रान्जेक्सन डेबिट छ, बाँकी क्रेडिट छ। फटाफट गर्नुस् त, यो 3,90,000 क्रेडिट साइडमा, 42 × 31 कति हुन आउँछ? 13,02,000 13,02,000। 25 × 16 4 लाख। हो सर। 24 × 29 6,96,000। अब डेबिट आयो 6,000 × 30 81 36,000 60,000 3,60,000। ये 1,80,000 है ल। अर्को 36 यो भनेको 3,60,000 र यहाँ फेरि डेबिट ब्यालेन्स छ, यो कति आउँछ? अर्को डेबिट ब्यालेन्स 60,000। 60,000। ल अब केही बढी सोच्नु पर्ने छैन हामीले, नथिङ मच। हामीले यसको टोटल गराउँला, इन दोनों का टोटल कर दो। सबसे लोअर बॉटम में एक जाके इसका टोटल कर दो। ये कितना आ गया? 2,40,000। यस ये सर। कितना आएगा? ये कितना आएगा? 31,48,000 31,48 है ल। यति भइसकेपछि अब के भनेको थियो कि म डेबिट ब्यालेन्सेसमा 5% चार्ज गर्छु, क्रेडिट ब्यालेन्समा 2% दिन्छु। सो इन्ट्रेस्ट on debit balance र interest on credit यो कस्टमरले पाउने भयो, यो कस्टमरसँग लिने भयो। सो कति कति भयो भन्नुस्? डेबिट ब्यालेन्स 2,40,000 छ, 2,40,000 2,40,000 इन्टु कति पर्सेन्ट? 5%, 5%। 1/365। अर्को 31,48,000 2% 1/365। भन्नुस् कति कति अमाउन्ट आउँछ? 32.87 माथिको सर। 32.87 भन्नुभयो तपाईले। अर्को 172.49 सो डिफरेन्स कति? 172.49 हो। तो कस्टमरले पाउने इन्ट्रेस्ट यति र कस्टमरले तिर्ने इन्ट्रेस्ट यति हो कि न? अब त्यसपछि तपाईँ तल गरिदिनुस् नेट इन्ट्रेस्ट टु बी क्रेडिट। क्रेडिट साइड बढीको छ नि, क्रेडिटको इन्ट्रेस्ट छ नि, हेन्स लेख्नुस् नेट इन्ट्रेस्ट टु बी
क्रेडिटेड। माइनस गरेर भन्नुहोस् कति आउँछ? 139.62। अब यहाँ 30 जून में बाई इंटरेस्ट है र अफ कोर्स इसको पनि भ्यालु डेट त्यही रहन्छ, त्यही 139.62 जुन तुम आप लोग बोल रहे हो। तो बैलेंस कितना हो जाएगा? तो बैलेंस कितना होगा? आप 4000 डेबिट बैलेंस है, उसमें से 139.62 माइनस कर दोगे तो कितना रहेगा? बोलो, बोल ही नहीं रहे तुम लोग यार। 3860.39 0.38 है डेबिट बैलेंस। हो गया, तैयार हो गया आपका स्टेटमेंट। क्लियर है? सारा टेंशन, सारा जद्दोजहद हम लोग किस लिए किए थे? ताकि हम लोगों को पता चले कितना इंटरेस्ट। क्लियर? क्लियर छ यो मेथड? गर्न सक्नुहुन्छ? अब यस्तो कुनै पनि क्वेशन आयो भने? यस सर। यस सर। अब एउटा सानो अर्को कन्सेप्ट जुन बाँकी छ त्यो भनेको त्यही हिजो मैले भनिरहेको थिएँ नि, हामी स्टेटमेन्ट बनायौं र स्टेटमेन्ट बनाउने क्रममा हाम्रो जुन स्टेटमेन्टको बनाउने डेट छ, डेट अफ प्रिपरेसन अफ अकाउंट करेंट, यदि यो डेट इज लोअर देन ड्यू डेट अफ अ ट्रान्जेक्सन, त्यो केसमा के गर्ने त? काउन्टै गर्दाखेरि नेगेटिभ आइदिन्छ नि। मानौ मैले मेरो स्टेटमेन्ट बनिरहेछ 30/6/2020 मा है, र एउटा पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन, कुनै एउटा ट्रान्जेक्सनको ड्यू डेट आइदियो 15 जुलाई 2020 को। अब डेट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त? अब तपाईले पढ्नु भएको स्टेटमेन्टको केसमा हामीले एकातिर डेट, यहाँ डेज लेख्छौं, त्यसको प्रोडक्ट गर्छौं हैन। अब डेज काउन्ट गर्दा मानौ फरवर्ड मेथड नै छ हाम्रो भने हामीले के गर्छौं? ड्यू डेट जुन छ त्यो ड्यू डेटबाट कहीं न कहीं हाम्रो स्टेटमेन्टको डेटलाई कम्पेयर गरेर त्यो कति दिनको ग्याप छ त्यो दिन हामीले यहाँ लेख्ने गर्छौं। तर यहाँ दिन के आइदियो? दिन कस्तो आयो यहाँ? नेगेटिभ आइदियो, हो कि हैन? बाबा यही 15 जुलाई है और 15 जुलाई से 30 जून, तो फॉरवर्ड मेथड से जा रहे, लेकिन मेरा डेट नॉर्मली यो डेट 30 जून भन्दा कम हुन्छ भने हामीले डेज काउन्ट गरेर यहाँ लेख्न सक्छौं। तर यहाँ त डेज भन्दा बियोन्ड को डेट ड्यू डेट नै छ। त्यस्तो सिचुएसनलाई अब यहाँ मैले माइनसमा अमाउंट लेख्नु। याद गर्नुहोस्, जब से आप लोग अकाउंट का नाम सुना होगा, अकाउंट पढ़ना शुरू किया होगा, कभी भी कोई भी काउंटिंग में माइनस साइन के साथ लेजर के अंदर नहीं लिखा जाता। कैलकुलेशन में प्लस करो माइनस करो अपने जगह पे है। याद करो, अभी हम लोग बैंक का भी स्टेटमेंट बना रहे थे तो बैलेंस लिखते समय बैलेंस पूरा अमाउंट ही लिख रहे थे, भले ही उसको इंडिकेट कर देते थे डेबिट है या क्रेडिट है, इसे इंडिकेट कर देते थे, लेकिन बैलेंस के सामने माइनस साइन तो अप्लाई नहीं कर रहे थे ना। नॉर्मली लेजर अकाउंट के अंदर बैलेंस को या कोई कैलकुलेशन को माइनस साइन के साथ लिखना इज नॉट अलाउड। अदरवाइज तो क्या था, हम यहाँ पे माइनस साइन लिख देते। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लिखने से अच्छा इसी बैलेंस को मैं अपोजिट साइड में, क्योंकि इधर मेरा डेबिट कॉलम है, इधर मेरा क्रेडिट कॉलम है, तो यही कैलकुलेशन जैसे देखा मेरा ये निगेटिव आ रहा है, तो मैं इसी अल्टीमेटली मैं अमाउंट को इस डेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ही तो यहाँ लिखना था ना। या इंटरेस्ट कैलकुलेट करते तो अगर डेज ही माइनस में है तो माइनस में इंटरेस्ट आता, तो इधर ना लिख के इसी चीज को अगर मैं अपोजिट साइड में लिख दूं तो नेट नेट कैलकुलेशन में कोई प्रभाव पड़ेगा? बताओ। हाँ, नहीं पड़ेगा। तो ये क्या कहता है, कंसेप्ट क्या कहता है, उस तरह के सिचुएशन में जहां पे आपका ड्यू डेट फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट, इन दोज केसेस you simply don't place those calculation of interest or product in respective column, rather you present that line item interest or product in the opposite column, opposite side में लग देनी। और when you present that in practice, it is written by
इट इज रिटेन इन रेड कलर। मेरा रेड कलर किधर है भाई? चलो चलो, रेड तो दिख ही नहीं रहा है, रेड नहीं दिख रहा है, पिंक दिख रहा है। चलो दूसरे साइड में लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग रातो कलर से लिख देते हैं। तो रेड इंक इंटरेस्ट भनेर हामी यहाँ लेंगे ताकि थाहा होस् कि यो अर्को साइड को ड्यूरेशन को नेगेटिभ को कारणले म यतातिर लेखिरहेको छु। सर इसको फेरि भन्दैन न। एउटा क्वेशन नै तपाईलाई पहिला देखाउँ, त्यसपछि हामी Illustration 3 sir. इलस्ट्रेसन 3 मा पनि रेडिङ छ र? छ। ओके, धेरै छ। एउटा सिचुएसन पहिला बताइदिउँ तपाईलाई। यहाँ हेर्नुस्, हामी मन्थ अप्रिल को ट्रान्जेक्सन को कुरा गर्यौं र हामी 30 अप्रिलमा यो स्टेटमेन्ट बनाउन गइरहेका छौं। तर मेरो कतिपय ट्रान्जेक्सन को डेटेड के छ? 30 अप्रिल भन्दा पछिको छ। सो डेज काउन्ट गर्दाखेरि त हामीलाई त नर्मली अहिलेसम्म जति पनि सिचुएसन्स हामीले हेर्यौं, हाम्रो ट्रान्जेक्सन को ड्यू डेट र जुन दिनमा स्टेटमेन्ट बनाइरहेका छौं, ड्यू डेट भन्दा फ्युचर के डेट हुन्थ्यो मेरो स्टेटमेन्ट बनाउने डेट, डेज काउन्ट गर्न सजिलो हुन्थ्यो। तर यहाँ मेरो स्टेटमेन्ट बन्ने डेट इज 30 अप्रिल र मेरो रिस्पेक्टिभ ट्रान्जेक्सन को डेटहरु हेर्नुस् मई महिनाको छ भने यसको मतलब मेरो ट्रान्जेक्सन कै ड्यू डेट इज फलिङ आफ्टर द डेट अफ प्रिपरेसन। सो डेज काउन्ट गर्नुहुन्छ भने नेगेटिभ डेट आउँछ नि। त्यो नेगेटिभ डेटलाई कन्सेप्टले के भन्छ कि तपाई त्यो सिचुएसनहरुमा यही कुरा लिउँ न, ल यही लिउँ। यो 15 मई यसको ड्यू डेट छ। सब 15 मई म बनाइरहेको छु यो 30 अप्रिलमा। यो स्टेटमेन्ट 30 अप्रिलमा बनाइरहेको छु। यहाँ हेर्नुस्, स्टेटमेन्ट इज बीइङ प्रिपेयर्ड अन 30th अप्रिल, जबकि यो यसको चाहिँ ड्यू डेट इज 15 मई 10 मई। अब मैले डेज काउन्ट गर्दाखेरि के त नेगेटिभमा लेख्ने? उले भन्यो नेगेटिभमा नलेख्नुस्, बरु यसै चीजलाई अर्को साइडमा लेख्दिनुस्। यो 5000 को जुन 10 छ, तो कहीं न कहीं 30 अप्रिल र 2 मा यो 30 अप्रिल को ठाउँमा 30 जुन भएको भए म काउन्ट गर्न सक्थे। 10 जुन देखि लिएर 30 जुन सम्म 20 दिन यहाँ लेख्थे, 20 डेज में यहाँ लेख्थे। यो कलममा यहाँ 20 डेज लेख्थे र 20 डेज को प्रोडक्ट निकाल्थे। तर यहाँ उल्टो सिचुएसन छ, फ्युचर को डेट को ठाउँमा पास्ट को डेटमा छ। त्यसले गर्दाखेरि माइनसमा यहाँ नलेखेर यही कुराले हामीले अर्को साइडमा लेखिदिन्छौँ। यहाँ हेर्नुस्, यही क्याल्कुलेसनलाई अर्को साइडमा लेख्छौँ। रेड इंक प्रोडक्ट यो 5000 इन्टु रिभर्स भयो नि, माइनस भयो नि, माइनस तपाईँ काउन्ट गर्नुस् कति दिन हुन्छ त? 10 जुन को सिचुएसन छ, 30 अप्रिल देखि काउन्ट गर्नुस्। मे को 31 र जुन को 10, 41 डेज छ। त्यो 41 डेज र त्यसको प्रोडक्ट यहाँ लेख्नु। यहाँ माइनसमा लेख्नु, यो ठाउँमा माइनसले लेख्नु लाई अर्कोतिर यदि त्यही एमाउन्टलाई लेखिदिनु भनेको डेबिट क्रेडिटको प्रिन्सिपलको आधारमा सोच्नुस्, इम्प्याक्ट त सेम नै पर्नेवाला छ। तर हामीले स्टेटमेन्ट प्रिपरेसन गर्नको लागि यस्तो सिचुएसन आइदियो भने हामी अर्को साइडमा गएर लेख्नु पर्छ भन्ने कुरा हामीले यस कन्सेप्टबाट हेर्न सकिरहेको छौँ। तर प्र्याक्टिकल लाइफमा के गर्छ त? यसरी रेड इंक प्रोडक्ट लेखेर कहीं न कहीं यसलाई रातो कलरले पनि हाइलाइट गरिदिन्छ, सो दैट इट वुड बी इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड है। हेर्नुस् यहाँ रेड इंटरेस्ट को केस में के लेखिरहेको छ? इन केस द ड्यू डेट अफ बिल्स फल्स आफ्टर द डेट अफ क्लोजिङ द अकाउंट, then no interest is allowed for that. However, interest from the date of closing to such date is written in red ink in the appropriate side of the account current. This interest is called red ink interest. The red ink interest is stated as negative interest in actual practice. However, the product of such bill, value of bill, due date minus closing date, is written in ordinary ink in the opposite side on which date it is entered. It means interest from future date. अब normally computerized भइरहेछ भने त्यसले कलरमा इन्डिकेट नगर्ने, कहीं न कहीं रिमार्क गरिदिन्छ। तर प्र्याक्टिकल लाइफमा जब म्यानुअल कुराहरू हुन्थ्यो नि, त्यो बेलामा थाहा होस् कि यो अपोजिट साइडको छ भनेर कलरको कुरा गर्छ। It means interest from future date from the date of account current, that is present date. In earlier periods it was written in red ink, पहिला चाहिँ रातोमा लेख्ने गर्थ्यो, hence it got the name of red ink interest.
It implies that rebate would be allowed on interest paid or received if settlement of future date transaction is done on current date. यदि मानौ कुनै पेमेन्ट मेरो फ्युचरमा फल भइरहेछ, त्योभन्दा पहिला नै म स्टेटमेन्ट बनाउन गइरहेको छु, त्यही बेला सेटलमेन्ट गर्ने प्रयत्न गर्छु भने त मैले जुन अमाउन्ट मेरो फ्युचरमा ड्यू हुनु पर्थ्यो त्यसको मैले अहिले सेटलमेन्ट गर्छु भने के रिबेट पाउँछु, त्यो रिबेटको लागि त्यो इन्ट्रेस्टको इम्प्याक्ट अर्को साइडमा गएर हामी हाल्दिने गर्छौं. This can also be understood in a different way. In an account, current interest is calculated on the amount of the bill from the date of transaction to the closing date of the period concerned. In case the due date of the bills falls after the closing date, then no interest is allowed for that period. Such interest is customarily written in red ink in appropriate side of the account date. The interest is called red ink interest and treated as negative interest. Clear sir? Concept चाहिँ clear छ नि, क्याल्कुलेसन हामीले फटाफट गर्ने छौं. तर concept चाहिँ clear छ, right? र illustration number 3 कै कुरा गरौं अहिले. Illustration number 3 मा following running transaction took place between me and you during the month of February 2020. February 1, 5 सबैमा दिएको छ, तर amount payable by you to me 5000, sales made by me to you, invoice को date यो छ, अनि त्यसपछि received acceptance of you by me for 3 months, you sold goods to me, invoice date दिएको छ, me received check from you, dated दिएको छ, किनभने चेक त हामीले पायौं 12 तारिखको 12 फेब्रुअरी को, तर चेकमा पोस्ट डेटेड लेखेर पनि चेक दिएको हुन सक्छ नि. यसमा त चेकको ड्यू डेट कहिलेको छ, चेकको ड्यू डेट कहिलेको छ, 12 अप्रिल को छ. Cash paid by me to you, bills receivable accepted by me from you on account of sale, त्यसको ड्यू डेट कहिले छ, 24 मार्च को छ. Cash paid by you to me 25 को छ. अब अकाउन्टेन्ट बनाउनु पर्यो. मैले बनाउँछु अकाउन्टेन्ट बन्ने भन्दा मेरो लागि मेरो बुक्समा यू को अकाउन्टेन्ट बनाउनु पर्यो. ल यही क्वेशनलाई हामीले प्रयास गरौं, बनाउने कोशिश गरौं. Basically you account in the books of me. यो सोच्नुस् है, यो काम भइरहेछ. त्यसलाई लेख्ने कसरी, you in account current with me, है. interest at the rate of, क्वेशन में लेखा हुन्छ कति इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने हैन. क्वेशनमा मिसिङ छ है, हुन त इलस्ट्रेसन छ त्यसले बिर्स्या छ, तर नर्मली इन्ट्रेस्ट मानु बुकै हिसाबले जाने हो भने 12% पर एनम अप टु कुन दिनसम्म हामीले बनाउनु छ, फेब्रुअरी सम्म. यहाँ लेखेको छैन, तर फेब्रुअरी को ट्रान्जेक्सन छ. ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, मान के चलो अभी सोल्यूशन 31 मार्च, हाँ मान के चलते हैं 31 मार्च तक ही है. क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन देगा तो लिख के देगा कब स्टेटमेंट बनाना है करके, है ना. 31 मार्च 2020. ठीक है. अब स्टेटमेंट कसरी बनाउने तपाईलाई थाहा छ. यो लेजर अकाउन्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने छ, डेबिट र क्रेडिट. मार्च 31 भने कति थाहा पाउनु भयो. अरे क्वेशन में मिसिङ छ के, मैले इलस्ट्रेशन को आंसर में लेखेको छ नि 31 मार्च र 12%. नर्मली क्वेशन में दिएको हुन्छ 12% र कुन डेट में बनाउने यो दिएको हुन्छ. मिसिङ छ क्वेशन में है. एग्जामिनेशन में ऐसा गलती नहीं होगा, टेंशन मत लो है. डेट हुआ, हम लोग को क्या क्या चाहिए, इधर से एक अगर इंटरेस्ट मेथड फॉलो करते हो या प्रोडक्ट मेथड फॉलो करते हो, प्रोडक्ट इज सजिलो त्यसैले क्वेशन साइलेन्ट भएकोमा म इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सन को इन्ट्रेस्ट पनि निकाल्न सक्थे, प्रोडक्ट पनि निकाल्न सक्थे. अहिलेको एउटा प्रोडक्ट, अर्को डेज, अर्को ड्यू डेट, ये तीनवटा चाहियो. यतातिर अमाउन्ट चाहियो र यहाँ डेट छँदैछ, डेट अफ ट्रान्जेक्सन. सो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउन्ट, ड्यू डेट, डेज, प्रोडक्ट. यहाँ इंट्रेस्ट इंडिविजुअली इंट्रेस्ट याद गर्नुस् है. प्रोडक्ट या इंट्रेस्ट में अंतर छैन. तपाई प्रोडक्ट मेथड फलो गर्नुस् या सीधा इंट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरेर राख्नुस् इंडिविजुअल में.
सिधा इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्छ भने हरेक ट्रान्जेक्सनको त्यति दिनको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अनि त्यो अनुसार लेख्नु पर्यो। प्रोडक्टमा हामीले के गरिदिन्छौँ, पहिला प्रोडक्ट निकाल्छौँ, लास्टमा गएर प्रोडक्ट कतातिर छ त्यतातिर गएर हामीले ट्रान्जेक्सन गरिदिन्छौँ। सो सिचुएसन इज सेम, डोन्ट वरी अन दैट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, डेज र प्रोडक्ट। सो इधर अगर डेबिट है तो इस साइड आपका क्रेडिट है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, डेज, प्रोडक्ट। ठीक है जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या है, शुरू में लिखा हुआ है अमाउंट पेएबल बाय यू टू मी। मैले नै खाता बनाइरहेको छु र मलाई यू बाट पैसा लिनु छ भने म के गर्छु, कुन दिनमा छ, 1 फेब्रुअरीमा। सो 1 फेब्रुअरी 20 मा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच, 5000 है। तो यसको यो बिगिनिङ को डेट नै भएको हुनाले यसको ड्यू डेट नलेखे पनि यो याद गर्नुस्, ओपनिङ डेट ओपनिङ बैलेंस को केसमा यो डेज पनि काउन्ट गरिन्छ। सो 1 फेब्रुअरी देखि 31 मार्च सम्म कति हुन्छ। अब यो क्वेशनमा अगेन दिस क्वेशन इज नॉट टॉकिंग अबाउट वेदर 365 डेज मान्ने लीप ईयर मान्ने त्यस्ता कन्सेप्ट त्यस्ता ग्यापहरु भएको बेलामा क्ल्यारिटीको लागि हुन त क्वेशनले लेखिदिएको हुन्छ, तपाईले लेखिदिनु होला कि मैले के मानेको छु। सो एज्युमिङ 365 डेज इन अ इयर है, क्वेशनले लेखेको हुन्छ, छैन भने या त तपाई लीप ईयर कै छ भने लेख्नुस् एज्युमिङ या since 2020 is a leap year, hence in the month of February 29 days has been considered, therefore total number of days is 366 भनेर लेखिदिनुस्। त्यो पनि लीप ईयर भएको बेलामा पनि यदि क्वेशन नै केही भनिरा छैन भने, क्वेशनले भन्दिरा छ कि तपाई 365 मान्नुस् डिस्पाइट यो लीप ईयर छ भने जे भनिरा छ त्यो गर्नु पर्यो। क्वेशनले यदि भनेको छैन तर पनि तपाईले पाउनु भयो लीप ईयर छ भने आफुलाई अझै राम्रो प्रोटेक्टिभ बनाउनको लागि तपाई के गर्नुस्, लेखिदिनुस् त्यो कुरा कि यो लीप ईयर छ त्यसैले 366 दिन माने र फेब्रुअरीमा 29 दिन माने, त्यसरी गर्नुस् है। म अहिलेको लागि ताकि तपाईहरु फेरि कन्फ्युज नहुनु लागि सर स्टडी मटेरियलमा फरक दिएको छ, मैले 365 डेज बिकज क्वेशनले 365 डेज मानेर आन्सर बनाएको छ बुकमा। तो 365 डेज माने लेखिदिए, त्यस अनुसार कति दिन भयो त, फेब्रुअरी को कति दिन भयो, ओपनिङ ब्यालेन्सेस भएको हुनाले फेब्रुअरी को कति दिन भयो, बोलो भाई 28 इंक्लूडिंग 1 फेब्रुअरी। यदि 1 फेब्रुअरी इंक्लूड नगर्ने भएको भए 27 दिन काउन्ट गर्थे हामी, तर यो ओपनिङ ब्यालेन्स भएको हुनाले फर्स्ट ट्रान्जेक्सन ओपनिङ ब्यालेन्सबाट सुरु भएको हुनाले त्यो डेटलाई पनि काउन्ट गर्छ। सो 28 दिन प्लस मार्च को 31 डेज कति हुन आयो, 59 तो 59 into 5000 कति हुन आयो, 2,95,000। ठीक छ। अब क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, सेल्स मेड बाय मी टू यू इनवॉइस 7/4/2020 ले मैले सेल्स गरे 5 फेब्रुअरी में। सो 5 फेब्रुअरी 20 में मैले सेल्स गरे भने युलाई डेबिट गर्छु, कति अमाउन्ट को सेल्स गरेछु, 8,250। तर यसको डेट के छ, इसको ड्यू डेट के छ, अप्रिल 7 अप्रिल 7 अप्रिल 20। यो भनेको मेरो यो जुन स्टेटमेन्ट म बनाइरहेको छु त्यो डेट भन्दा फ्युचर को डेट छ। त्यो केसमा हामीहरुले के गर्छौं, यहाँ ट्रान्जेक्सनलाई डेजमा काउन्ट नगरेर अर्को साइडमा रेड इङ्कले भने पास्टमा रेड इङ्क हुन्थ्यो पछि गएर को रेड इङ्क युज गर्छ। सो यस्तो केसमा हामी इमिडिएटली यहाँ डेज काउन्ट गर्दैन किनभने यो उल्टो पर्दियो, त्यसैले अर्को साइडमा गर्नेछौं। स्टेटमेन्ट बनिसकेपछि एन्डमा गएर त्यो सबै रेड इङ्कलाई हामीले रिलेट गरौँला। अहिलेको लागि लेखौं, थाहा भयो कि यसमा डेज काउन्ट हुन सक्दैन बिकज यो रिभर्स साइडमा जाने सिचुएसन छ। छोड दिया जी। रिसिभ्ड अहिले केही नगर्ने सर,
अहिले यसैलाई एन्डमा गर्ने, यो लास्टको 31 मार्च का स्टेटमेंट बनाओगे ना, बैलेंस वगैरह निकाल, उसी समय रेडिंग करोगे सभी का, ठीक है सर। ठीक है ना, उस समय सबका करेंगे। अभी पहले सब ट्रांजेक्शन तो लिख ले। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 8 फरवरी में, एक्सेप्टेंस ऑफ यू बाय मी। सो मैंने एक एक्सेप्टेंस भेजा था जिसको उसने एक्सेप्ट करके यू ने मुझे भेज दिया, तो मेरे पास बिल आया, 8 फरवरी को बिल आया मेरे पास, बिल्स रिसीवेबल है मेरे लिए, और 3 महीने का है। तो याद करो 8 फरवरी 20 में मैले बिल्स पाए, सो बाई बिल्स रिसीवेबल र यो बिल कति महीनाको छ, 3 महीनाको छ। 3 महीनाको छ भने यसको ड्यू डेट कहिले पर्छ, कब पड़ेगा बताओ? मई में पड़ेगा सर। 8 फरवरी 8 मई फरवरी 3 11 महीना जान करो, फरवरी से मार्च अप्रैल मई, 8 में तो 9 8 में पड़ेगा सर। और 3 दिन का ग्रेस नहीं दोगे? बिल के केस में ग्रेस जोड़ा जाता है ना, भूल गए? 11 11 11 मई 20 अगेन यो 11 मई को ड्यू डेट पनि के भयो, 31 मार्च पछि भन्दा फ्युचर को छ। यस डेज को केसमा पनि सरी यहाँ अमाउन्ट लेख्नु पर्थ्यो, 11 मई 20 र अमाउन्ट कति छ पहिला भन्नुस्, अमाउन्ट कति छ? 10,000। यो केसमा पनि मैले डेज काउन्ट गर्छु भने नेगेटिभ आइहाल्छ, हेन्स यसलाई पनि जब स्टेटमेन्ट क्लोज गर्ने बेलामा रेडिङ को रूपमा हामीले अर्कोतिर ट्रान्सफर गरिदिन्छ। क्लियर? यस सर। अब दूसरा क्या है बताओ? 10 तारीख को, 10 फरवरी को यू सोल्ड गुड्स टू मी, इनवॉइस डेटेड 10/3/2020। तो 10 फरवरी में 10 फरवरी 20 में मैले परचेज गरेँ, बाई परचेजेस अकाउंट। यूले बेच्यो भने मेरो लागि परचेज छ नि, कति रुपैयाँ? 11,000। तर यसको पनि डेट के छ? 10 मार्च को छ। सो 10 मार्च 20, 10 मार्च 20 भएको हुनाले डेट त हामी काउन्ट गर्न सक्छौं नि। कति दिन हुन्छ भन्नुस्, कितना दिन होगा? 10 मार्च से 31 मार्च तक कितना दिन हुआ? 21 डेज, 2 लाख। ठीक है जी। अर्को, मी रिसीव्ड चेक फ्रॉम यू डेटेड 12/4/2020। सो 12 फरवरी में 12 फरवरी में मैले चाहिँ चेक पाए। याद गर्नुस् मेरो चेक, आप लोग शायद अकाउंटिंग एंट्री करते समय भी पढ़े होंगे, जब कोई भी चेक हमको मिलता है और वो पोस्ट डेटेड चेक होता है तो उसी दिन तो बैंक में जमा होता नहीं है, हमको इस चेक को अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो नॉर्मली उसको हम कैश बुक के कैश कॉलम में डाल देते हैं। यही पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, याद है कि नहीं? सर जी हाँ सर 2/10 नहीं होगा सर, इधर 2/31 होगा। 2/31 होगा प्रोडक्ट में। कहाँ 2/31? एक क्रेडिट साइड सर, क्रेडिट साइड में बाय पर्सन अकाउंट। अच्छा अमाउंट को कुरा गरिरहनु भएको छ? हाँ सर। प्रोडक्ट 11,000 into 21, 2,21,000। हाँ मैंने वही लिखा है, 2/31 ही लिखा है, तुम लोग गलत पढ़ लिए। हाँ सर। और बताओ, तो मैंने दूसरा 21 दिन कसरी आयो बुझेन? 10 फरवरी यहाँ 10 मार्च देखि 31 मार्च में कति दिन हुन्छ? ए मैले सब फेब्रुअरी देखि जोडेको थिएँ, सरी। अरे भाई ड्यू डेट से ना करते हैं। 2,31,000। ला अर्को कुरा मैले भन्ने आथे, यदि मैले चेक पाउँछु, सेम डेट को चेक छ, सेम डेट बैंक में डिपोजिट भइहाल्छ भने बैंक कलम में डेबिट गर्ने गर्थ्यौं, याद छ कि छैन? तर यदि त्यो चेक हाम्रो डिपोजिट हुन सकेन भने त्यो दिनको लागि त्यो कहाँ रहन्थ्यो? क्याश बुक में रहन्थ्यो, या नर्मली आजको डेटमा चेक्स इन ह्यान्ड खाता पनि बनाउने गर्छ है। सो यहाँ बैंक में लेख्नको लागि बैंक अब्लिक क्याश लेखिदिन्छु, किताब में सीधा बैंक अकाउंट लिखेको छ। भाई फ्यूचर का डेट का चेक है तो कैसे आप खाता में, बैंक में डाल ही नहीं सकते चेक को। ये क्लियर ही कब होगा? जब वो 12 अप्रैल का डेट खत्म हो जाएगा उसके बाद ही क्लियर होगा। तो नॉर्मली चेक इन हैंड और कैश बुक को कैश कॉलम में एंट्री गरिन्छ। मुझे याद है, आप लोगों को याद होना चाहिए, 7,500।
लेकिन इसका डेट क्या है 12/4। अगेन 12/4 मेरे अकाउंट के स्टेटमेंट के बाद का डेट है, तो हम यहाँ पे डेज काउंट नहीं करेंगे, सीधा लास्ट में जाके रीडिंग के थ्रू इसको रिपीट करेंगे। कैश पेड बाय मी टू यू 2005 से 16 फरवरी में, तो 16 फरवरी में मैले क्यास पे गरे कति 2005 से। क्यासको ट्रान्जेक्सन छ भने यसको ड्यू डेट भन्नु जरुरी छैन, त्यो डेटमा आउने भयो। 16 फेब्रुअरीदेखि 31 मार्चसम्म कति दिन हुन्छ भन्नुहोस्? 16 फेब्रुअरीदेखि 31 मार्चसम्म यदि तपाईँ लिप मान्नु भएको छैन भने 43 इन्टु 2500 1,07,500 107,500 है। चलो जी, अच्छी बात है। अब 24 फरवरी की बात करते हैं। बिल्स रिसिवेबल एक्सेप्टेड बाय मी फ्रॉम यू, मैले एक्सेप्ट गरेको छु भने मेरो लागि त के भयो? बिल्स पेबल भयो नि, हो कि हैन? हो कि हैन? हाँ सर, हाँ सर। तो 2 बिल्स पेबल कितना अमाउंट का है जी? 5,000 का। 5,000। मैंने 24 फरवरी को एक्सेप्ट किया, लेकिन इसका ड्यू डेट कब है? 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च होने की वजह से 24 मार्च से 31 मार्च डेज तो काउंट कर सकते हैं ना? कितना दिन होगा? 35। ठीक सर, सबै भइसक्यो। लास्ट में 28 फरवरी में कैश पेड बाय यू टू मी, मैले रिसीव गरेँ 28 फरवरी में। सो 28 फेब 20 में मैले कैश रिसीव गरेँ। कति रुपया रिसीव गरेँ? 2500 रुपया रिसीव गरेँ 28 फेब 20। तो कति दिन हुने भयो? हाउ मेनी डेज? 31। कितना होगा यहाँ पे? ने बोलो भाई। 77,500। 77,500। ठीक छ, यति गर्यो। अब जुन जुनमा मैले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्न सकिन त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? त्यसको अपोजिट साइडमा हाम्रो स्टेटमेन्ट बनाउने दिनमा म अब के गरिरहेको छु देखाउनको लागि रेड इङ्कले लेखिरहेको छु। अहिले भर्खरै हामीले भन्यो नि कि रेड इङ्क एज सच छैन, पहिला हुने गर्थ्यो रेड इङ्क, अब चाहिँ रेड इङ्क एज सच छैन, रेड इङ्क नै युज हुन्छ भन्ने छैन, तर अर्को एटलिस्ट अर्को साइडमा चाहिँ युज हुन्छ। तो मैं क्या करता हूँ, कौन सा एक इस कलर से कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा पिंक को माथि रेड छ त सर। हाँ, यही रेड थोड़ा ऑरेंज टाइप का रेड है वो, है ना। चलो, सो 31 मार्च 20 में यो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में तपाईले गर्न सक्नु भएन। यहाँको 8,250 को यहाँ लेखिदिनुस् बाई रेड इंक प्रोडक्ट है, कन्ट्रा कसको? यसको। कहीं न कहीं नर्मली के हुन्छ बार बार तपाईले यही वर्ड युज गर्नुहुन्छ रेड इंक प्रोडक्ट। इंडिकेशन को लागि यहाँ 1 र यो यही 1 को करेस्पोन्डिङ रेड इंक म लेखिरहेको छु भनेर लेख्नु है। तो यसको ड्यू डेट के थियो त? त्यो ड्यू डेट के थियो? 7 अप्रिल थियो। रेड इंक को ड्यू डेट के थियो? 7 अप्रिल थियो। 7 अप्रिल सर। हामी यहाँ लेख दिन्छौं ये वाला कन्ट्रामा 7 अप्रिल 20। अब बताओ उल्टा डेज काउंट करो, कितना दिन हुआ? 7 दिन हुआ। 7 डेज इंटू 8,250 कितना अमाउंट हुआ? लिख भी सकते हैं यहाँ पे 8,250 इंटू 7 कितना? 57,750। 57,750। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा, इसीलिए ये जो मैं एजम्पशन लिख रहा हूँ आप मान के चलो ये एजम्पशन है, बट यहाँ से मैं इसको रफा दफा कर देता हूँ। ठीक ला, अर्को अब यतातिर दुईटा ट्रान्जेक्सन छ। दुवै ट्रान्जेक्सन हामीले लेख्न सकेनौं डेज बिकज यो फ्युचर को डेट थियो भने यसको लागि अर्को साइडमा सेम वही काम करेंगे।
31 मार्च 20 को टू रेड इंक प्रोडक्ट कॉन्ट्रा यो दोस्रो छ भने ल लेखिदिनुस् इन्डिकेसनको लागि ताकि यो दोस्रोको हामीले यहाँ गरिरहेको छ 10,000 इन्टु यहाँ पनि 11/5 थियो यसको डेट चाहिँ 11/5/20 थियो कति दिन हुने भयो 41 41 days so into 41 4,10,000 4,10,000 अब एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग रेड कलर मत खोजने लगना क्योंकि आपके पास तो रेड होगा नहीं रेड अलाउड भी नहीं है ये प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज को इंडिकेट करने के लिए रेडिंग यूज किया जाता है चलो ये भी कर दिए अब तीसरा ये बचा हुआ है इसके लिए भी यही लिखोगे 31/3/20 में टू रेड इंक प्रोडक्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटर के लिए 3 लिख दिए कितना अमाउंट है जी 7,500 अब इसका ड्यू डेट कितना है बताओ 12/4 so 12 days 12 days 90,000 कति भइहाल्यो 90,000 यति भइसकेपछि लास्टमा गएर अब के गर्नुस् ब्यालेन्सिङ गर्नुस् प्रोडक्ट कलमको यो कलमको ब्यालेन्स गर्नुस् हामीलाई यो कलमको सो यो प्रोडक्ट कलमको बैलेंस गर्दाखेरि कति आउँछ भन्नुस् किधर ज्यादा आ रहा है किस तरफ ज्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा ना डेबिट साइड ज्यादा है राइट हो यस सर इधर बढी छ यहाँ बाई बैलेंस अफ प्रोडक्ट कति अमाउन्ट भन्नुस् 5,71,250 त्यति बढी छ 5,72,250 71 71,250 5,71,250 राइट अब के गर्नुस् यो कॉलम का काम अब इतना ही तक था इस कॉलम का जरूरत इससे ज्यादा नहीं था ठीक है जी इतने ही तक जरूरत था इसका हम इस अकाउंट को बंद कर देंगे बंद करो कितना आया 5 लाख और 5 2 7 95 8 9,37,500 9,37,500 9375 हामीले यो क्लोज गरिदियौ अब लास्टमा थाहा भयो देयरफोर इन्ट्रेस्ट at the rate of 12% per annum on rupees 5,71,250 for 1 day is equal to 5,71,250 into 12% into 68,550 हाँ एक दिन कौन करेगा 187.80 इसको राउंड कर दे 188 हाँ सर कर दीजिए 188 इंटरेस्ट क्या होगा मिलेगा कि चार्ज करना पड़ेगा इस साइड लिखे हो तो इंटरेस्ट का मतलब चार्ज करना पड़ेगा है कि नहीं हाँ सर तो यहाँ पे 31/3/20 में टू इंटरेस्ट कति अमाउंट 188 अब यो खाता को बैलेंसिंग गर्नुस् 5,000 8,000 2,000 5,000 188 11 भन्नुस् कति कति हुन्छ भन्नुस् किधर बैलेंसिंग होगा क्रेडिट में धेरै आएर त यहाँ लेख्नु पर्यो 31/3/20 में टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 10,062 10,062 सो टोटल 11 10 21 10 31,000 31,000 और यही कुरा 1 अप्रैल 20 में गएर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन भएर यहाँ 10,062 अब इसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन में हम उसी हिसाब से कंटिन्यू करते चलेंगे ठीक है जी समझ में आया ना रीडिंग वाला कहानी भी यस सर सिंपल छ यो च्याप्टर में यो भन्दा बाहेक केही छैन
सो तपाईले के गर्नुस् त्यस्तो कुनै पनि इक्वेसन अब यही कुरामा यही चीजमा के हुन्थ्यो होला भन्नुस् यहाँ त मैले प्रोडक्ट निकाले यो प्रोडक्ट को ठाउँमा यो कलम इन्ट्रेस्ट को भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला और यही चीज यहाँ पे इंटरेस्ट कॉलम का होता तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालते यहाँ पे भी इंटरेस्ट निकालते यहाँ पे भी इंटरेस्ट निकालते ये वाला जगह पे इंटरेस्ट तो नहीं निकल पाता ना क्योंकि ये रेड इंक है तो इसका जब यहाँ पे कैलकुलेट करो प्रोडक्ट के जगह पे क्या करते हैं रेड इंक इंटरेस्ट कर देते हैं समझ गए ना क्योंकि इंटरेस्ट और प्रोडक्ट कॉलम में अंतर क्या है इंटरेस्ट वाले में हम लोग इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का इंटरेस्ट निकालते हैं तो इसका तो निकाल सकते थे इसका भी निकाल सकते थे इसका भी निकाल सकते थे इसके जगह पे तो अपोजिट साइड में लिख रहे हैं तो यहीं पे आप रेड इंक प्रोडक्ट के जगह पे लिखते हैं रेड इंक इंटरेस्ट और यहाँ पे कैलकुलेशन करते 8,250 इंटू 7 दिन का 12% के दर से कितना इंटरेस्ट आएगा इंटरेस्ट यहीं पे कैलकुलेट करके इस कॉलम में सीधा इंटरेस्ट ही लिख देते इधर है इंटरेस्ट इधर फिर ये और ये दोनों का आप इधर लिख रहे हैं 2 और 3 का तो 2 और 3 में यहाँ पे भी सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते 4/365 12/365 12% सीधा डायरेक्ट अमाउंट इंटरेस्ट का यहाँ पे लिख देते उस केस में बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट निकलता है यहाँ पे वो इंटरेस्ट आप यहाँ पे चार्ज कर देते वो भी 188 रुपये आता है ठीक है सो रेड इंक इंटरेस्ट कंसेप्ट को अप्लाई हम दोनों सिचुएशन में कर सकते चाहे आप इंटरेस्ट 3 तरीके है ना आपके पास अकाउंट करेंट बनाने का अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें अकाउंट करेंट बनाने का 3 तरीका है एक तो सीधा इंटरेस्ट टेबल को यूज करो इंटरेस्ट टेबल को यूज करने का मतलब इंडिविजुअल कॉलम में इंटरेस्ट कॉलम यूज कैलकुलेट करो दूसरा प्रोडक्ट करने का और तीसरा क्या था बैलेंस वाला मेथड को यूज करने का बैलेंस वाला मेथड को यूज करने के बाद फिर अगेन वहां पे हम लोग प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं वहां पे हम लोग इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं टेबल यूज करके तो ऐसे देखा जाए तो हमारे पास 4 अप्रोच हो जाता है बैलेंस मतलब या तो इसको अगर लिखूं मैं तो without maintaining balances at each transaction या with balances of each transaction इस तरीके से सोचो बैंक ही क्यों वैसा वाला मेथड अप्लाई करेगा हम भी कर सकते हैं वैसा लेजर बनाने का काम और इसमें इंटरेस्ट टेबल वाला और प्रोडक्ट मेथड इसमें भी इंटरेस्ट टेबल वाला और बैंक प्रोडक्ट मेथड हाँ बना तो इस तरीके से 4 तरीके फेब्रुअरी को सर त्यो जनरल एन्ट्री के हुन्छ सर अलिकति कुन 1 फरवरी को यो ओपनिंग बैलेंस वाला ये वाला बोल रहे हो ये तो पिछले सालों से बैलेंस बन के आया हुआ है ना यार तो इससे मतलब 31 जनवरी से पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ ना वहां से कैरी फॉरवर्ड होकर आया अब यहाँ पे आपने बैलेंस शीट लिखा उसको कैरी फॉरवर्ड किया यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन तो लेजर में बैलेंसिंग से आया हुआ है इसका कोई एंट्री नहीं है हाँ अगर मेरा ईयर एंड होता तो ओपनिंग एंट्री बनाते हैं ना ईयर एंड हो जाने के बाद तो हम लोग क्या करते हैं रिसीवेबल के लिए डेटर्स डेबिट करते हैं तो उस केस में क्या होता है सारा डेबिट सारा क्रेडिट बराबर होता है तभी बैलेंस शीट से हम इस चीज को उठा के लेके आते हैं लेकिन नॉर्मली अगर मंथली आप लेजर को बैलेंसिंग करते हैं तो लास्ट ईयर के बैलेंसेस लास्ट मंथ के बैलेंसेस को इस मंथ में ट्रांसफर कर रहे हैं आप क्लियर है सबको so with this we covered all the respective concept within the chapter however as I said yesterday तपाईहरुले केही पढ्नु भएको थियो यसमा पढ्दाखेरि के डाउट आएको छ भने अहिले सोध्नुस् दिन गिनती के अलावा इसमें कुछ नहीं करना है ना दिन गिनती समझते हो ना गाना कितने बने हैं दिन गिनतियों पे दिन गिनते गिनते रह गए भाई हाँ ल अब म 5-7 मिनट मेरो बाँकी छ यो क्लासलाई क्लोज गर्नुभन्दा पहिला त्यही भएर अलिकता तपाईहरुको नलेजलाई टेस्ट गर्दियौ अकाउन्ट करेन्ट र करेन्ट अकाउन्ट आर वन एन्ड द सेम हो र ओके न नो नर्मली करेन्ट अकाउन्ट बेग्लै कुरा हो अकाउन्ट करेन्ट एउटा स्टेटमेन्टको रूपमा हो करेन्ट अकाउन्ट नर्मली बैंकहरुमा हामी जुन खोल्छौं नि पार्टनरशिपको केसमा पार्टनरहरुको करेन्ट अकाउन्ट खोल्छौं बैंकमा किन नाम दियो सेभिङ अकाउन्ट करेन्ट अकाउन्ट फिक्स्ड अकाउन्ट नाम किन अलग अलग दियो त यसको पछाडी लजिक थाहा छ नि
करंट अकाउंट किनते हो नहीं तो एकदम चालू खाता से फटाफट कितना ट्रांजेक्शन होता है पता नहीं। सेविंग में भी आदमी तो पीरियडिक सेविंग करता है ना, करंट अकाउंट में आप देखोगे तो बिजनेस का ट्रांजेक्शन हो रहा होता है, एक दिन में कितने कितने ट्रांजेक्शन हो रहा होता है, उसके अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहा होता है, तो उसका नाम दिया गया करेंट। ऐसे पार्टनरों के केस में भी हम लोगों ने पढ़ा था, करंट अकाउंट में नाम दिया था क्योंकि मोर फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन उस खाता से गुजरता है। द अकाउंट करेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट कंसेप्ट। बताओ ऐसा है क्या? डेज काउंटिंग तो अपने जगह पे है ना, लेकिन एवरेज ड्यू डेट के कंसेप्ट में हम लोग वहां पे भी एक ड्यू डेट एवरेज निकाल लेते थे, उस डेट से अकाउंट का स्टेटमेंट सेटलमेंट करते समय का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑल टुगेदर एक लेजर मेंटेनेंस का कंसेप्ट। हाँ, सर्टेन चीज हम लोग कुछ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से वहां उस चैप्टर के हिसाब से देखेंगे तो वहां से भी कुछ कंसेप्ट हम लोग कैरी कर रहे हैं। इस तरीके तपाईँले सबै गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मलाई लाग्दैन कि खासै केही बढी छ। नंबर कर ले ओकर बाद दो मल्टीप्लाई सिखा देबो चल जी। हाँ, एकरा कथी सिखा देबो भाई? हाँ श्याम, कल सिखाइरहेको छु तिमी। भाई ले सर मतलब एक आदमी का फीस देके दो लोग क्लास ले रहे हो क्या? नहीं सर, थोड़ा चलाता है भोरे भोरे पढ़ने, थोड़ा पढ़ता नहीं, अब फ्री टाइम मिलता है तो थोड़ा चलाता है पढ़ने। लगनशील का वो गुण है, लगनशील स्टूडेंट का। ओके, सो मैं त्यही भनिरहेको थिएँ कि मतलब यस्तो तो है ना कि तू टेलीकास्ट कर रहा है क्लास को सभी जगह है, भाई को भी बता रहा है और भी कोई होंगे अड़ोस पड़ोस में, आ जाओ भाई आ जाओ, हमने फीस तो दे ही रखा है उसी को। थोड़ा अकाउंट भी पढ़ लो। ऐसा नहीं है सर, एक तो पढ़ता नहीं, अब जिस वक्त मूड होता है उस वक्त पढ़ता है। और वो तभी पढ़ता ठीक है, पढ़ा दो ठीक है, अच्छा ही सर टिकट All in लिएर one. अझै टिकट काट्न पठाएर अझै क्लास लिएर। ल हुन्छ, त्यसो भए यसो गरौँ 10-15 मिनट पछि हामी फेरि भेटौँ। हामी अब अर्को च्याप्टर सुरु गरौँला। यो यससँग सम्बन्धित क्वेशनहरु तपाई चाहिँ गर्नुस् है। हुन्छ सर, हुन्छ? हुन्छ। कौन सा चैप्टर करना है बताओ? बाय कौन सा बचा? क्या बचा हुआ है? अब रेक्टिफिकेशन बाकी है सर, वो करेंगे। सेल्स ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल वेस्टेजेस को स्पेशल वो भी बाकी है। हाँ चलो ठीक है, वो भी कर लेंगे, उसके बाद रेक्टिफिकेशन करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। ओके, विल मीट अगेन आफ्टर 15 मिनट्स। फटाफट ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो। सर